नमस्कार। एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम देख लेते हैं संविधान सभा की समितियां। हेडिंग लिखा हुआ है संविधान सभा की समितियां, लेकिन इसको पढ़ने से पहले कुछ चीजें मेरे हिसाब से दो तथ्य छूट गए थे जो कि इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। हो सकता है वो कभी पूछे जा सकते हैं। देखो, जैसे मैंने बताया था कि जब संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था, जब संविधान सभा का गठन हुआ उसके बाद तो देशी रियासतों ने संविधान सभा से खुद को अलग रखा था। इसीलिए मैंने बताया था ना कि 93 सीटें जो उनके लिए आवंटित की गई थी वो भर नहीं पाई थी। तो हुआ क्या, जब स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ, लागू हुआ, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे देशी रियासतों ने भी अपनी स्थानें ग्रहण कर ली थी। ठीक, तो 31 दिसंबर 1947 तक, है ना, जो भारत के क्षेत्र वाले जो देशी रियासत थे, क्योंकि भारत का बंटवारा हो गया था, पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हो गया था। तो 31 दिसंबर 1947 तक अगर ये पूछा जाए कि प्रांतों से कुल कितने सदस्य, है ना, सॉरी, प्रांतों से कितने सदस्य नहीं, अधिकतम सदस्य किस प्रांत से थे संविधान सभा के अंतर्गत, तो याद रखिएगा मद्रास से। मद्रास प्रांत से कुल कितने सदस्य थे? 49। और अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि किस रियासत से सर्वाधिक सदस्य आए थे संविधान सभा में, तो उत्तर रखिएगा, इसका उत्तर क्या दीजिएगा? रियासत। प्रांत मतलब ये मद्रास, और रियासत में मैसूर। 7 सदस्य। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कभी पूछा जाए। अभी पूछा नहीं गया है। ठीक, ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं, अब देखते हैं संविधान सभा की समितियां। ठीक, तो देखो संविधान सभा की समितियां पहले समझिए क्या है ये चीज। तो देखो, जब संविधान सभा का गठन हुआ ना, तो संविधान का निर्माण करना था, है ना, और काफी लेंदी काम था ये, संविधान का निर्माण करना जटिल प्रक्रिया थी। तो इसीलिए संविधान के निर्माण के लिए अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई। इसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। कई समितियों में, मतलब जनरली संविधान सभा की जो समितियां बनाई गई थी ना, वो संविधान सभा के सदस्यों से ही बनी हुई थी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं था कि सारे सदस्य संविधान सभा के ही हो, है ना, कुछ बाहरी सदस्य भी हुआ करते थे। लेकिन समझिए, समितियां बनाई गई और इस उद्देश्य से, संविधान निर्माण के उद्देश्य से कुल 8 बड़ी समितियां बनाई थी और कई अन्य छोटी छोटी समितियां बनाई गई थी। तो पहले 8 बड़ी समितियों को देख लेते हैं। 8 बड़ी समितियों के नाम और उसके अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है, तो 8 बड़ी समितियों के पहले ये नाम मैं पढ़ देता हूं, अब देख लीजिए। पहला है संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष, वो भी जवाहरलाल नेहरू। देखो, याद रखना कैसे, ऐसे याद रखना, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, इन दोनों के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और नीचे आपको भी मैं बताऊंगा, राज्यों के लिए समिति बनी थी, यानी राज्यों से समझौता करने वाली एक समिति बनी थी, उसके भी अध्यक्ष यही होंगे, जवाहरलाल नेहरू। देखो लिखा हुआ है राज्यों के लिए समिति, यानी राज्यों से समझौता करने वाली समिति, कौन है अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू। तो ये चीज आप याद रखिएगा, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति, इन तीनों के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक, तीनों के। अगला देखिएगा, तीसरा प्रांतीय संविधान समिति, है ना। देखो, नियम से तो अब मुझे चौथा बोलना चाहिए, क्योंकि ये वाला भी बता दिया, है ना, लेकिन ऊपर से क्रम से आता है, पहले उसको भी देख लेंगे लास्ट में। तो तीसरा है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार पटेल लिखा हुआ है ना। चौथा है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को। और पांचवा देखो, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? सेम टू सेम, यही जो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष है, वही है सरदार पटेल, है ना। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो सलाहकार समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? वही सरदार पटेल। ठीक, थोड़ा रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो चीजें याद रहेंगी।
अच्छा, ये जो समिति बनी थी इसमें कुल 5 उप समितियां थी, जिसमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकारों के लिए उप समिति और दूसरा है अल्पसंख्यकों के लिए उप समिति। इसके अध्यक्ष आप याद रखिएगा। मौलिक अधिकारों के लिए उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एचसी मुखर्जी। ये दोनों याद रखिएगा, ये तीनों याद नहीं रखना, मैंने लिखा दिया है, क्योंकि अगर मैं नहीं लिखवाता तो आप सोचते हैं कि 5 उप समितियां, तो 5 उप समितियां गई कहां अगर मैं 2 ही लिखवाता तो, है ना? आपकी संतुष्टि के लिए लिखवाया, लेकिन इसको याद मत करिएगा। एक बार ठीक है मैं पढ़ देता हूं, अभी पढ़ लीजिएगा। उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर बात हो रही है, तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपीनाथ बोरदोलोई। गोपीनाथ बोरदोलोई। अगला देखिएगा, कौन सी और उप समिति है इसमें? छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों। अब देखो, इससे असम में सिंचित क्षेत्र के अलावा, असम के अंदर की बात हो रही है, के लिए उप समिति कौन? हाँ, उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एवी ठक्कर। और एक और उप समिति थी, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप समिति। इसका अध्यक्ष नहीं लिखा हुआ है ना, ये लक्ष्मीकांत से लिखा है, लेकिन इसमें लिखा ही नहीं था तो मैंने भी छोड़ दिया। अब आगे देखो, 5वां नंबर मैंने बताया, बड़ी समितियों में मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों की सलाहकार समिति, अध्यक्ष सरदार पटेल। अब देखिए 6वां, प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष वही सेम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, कैसे याद करिएगा? याद करने का आपको तरीका बताता हूँ, आप ऐसे दिमाग में रखिए कि प्रक्रिया, है ना, प्रक्रिया नियम संचालन, प्रक्रिया नियम संचालन, इनके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, दोनों के, प्रक्रिया नियम और संचालन। अगला देखिएगा 8वां, राज्यों के लिए समिति। मैंने पहले ही बता दिया है लेकिन फिर भी जान लो, राज्यों के लिए समिति मतलब राज्यों से समझौता करने के लिए बनाई गई थी एक समिति। उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, है ना। संघ शक्ति, संघीय संविधान और राज्यों के लिए समिति, इन तीनों के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, जरा बताइएगा, पीछे मत देखना, जरा बताओ तो, चलो बताओ, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? बताइए। ठीक है, वेरी गुड, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक, चलो बताओ, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इधर मत देखो, तुम मत देखो, है ना। चलो, प्रक्रिया नियम समिति अध्यक्ष बताओ, क्या? फिर से बताइए। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संचालन समिति के अध्यक्ष? ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये सारी बड़ी समितियां थी, है ना। इसमें से एक समिति जो ये प्रारूप समिति है ना, सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, क्योंकि संविधान के प्रारूप को तैयार करने की जिम्मेदारी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में ये प्रारूप समिति को सौंपा गया था। इसलिए प्रारूप समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम अलग से देखते हैं क्योंकि उनके सदस्यों से भी प्रश्न पूछा जाता है। और इसके अलावा कुछ उप समितियां छोटी थी, 2-4 है ना, उनको देख लेते हैं, बस ये खत्म हो जाएगा टॉपिक। चलिए, तो मैं अगली स्लाइड लिख लूं, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूं। आइए, प्रारूप समिति। ठीक है, देखो, इसको ना एक बार यूपीपीसीएस ने पूछा था, तो प्रारूप समिति के लिए उसने क्या नाम प्रयोग किया था पता है? पांडुलेखन समिति। यूपीपीसीएस में एक बार पूछा गया है, इसको क्या यूपीपीसीएस में लिखा हुआ था प्रारूप समिति को? पांडुलेखन। ठीक है, इसका गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा ने इसका निर्माण कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, देखिए 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, है ना, तो अगस्त के महीने में ही 29 तारीख को प्रारूप समिति का गठन किया जा रहा है। ठीक, जिम्मेदारी क्या थी? इस समिति को क्या जिम्मेदारी सौंपी गई थी संविधान सभा के द्वारा? संविधान का प्रारूप तैयार करना। समझ रहे हैं, संविधान का प्रारूप तैयार करना। प्रारूप तैयार करना काम इसका है, इसीलिए तो इसको पांडुलेखन समिति कहा जाता है। इसमें कुल 7 सदस्य थे, अध्यक्ष समेत, अध्यक्ष को लेकर के 7 सदस्य थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष हैं, है ना। एन गोपालस्वामी अयंगर दूसरे सदस्य। तीसरे देखिए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये तीसरे सदस्य। देखिए, इसको याद कैसे करोगे? याद होना जरूरी है क्योंकि पूछेगा, ये एग्जाम में पूछ सकता है।
तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, देखो ऐसे याद करो कि अम्बेडकर, अयंगर, अय्यर, अम्बेडकर, अयंगर, अय्यर, 3 सदस्य हो गए। फिर आगे देखो के एम मुंशी, है ना, ये तो ऐसे ही टेढ़ी खीर लग रहा है, याद हो ही जाएगा के एम मुंशी। आगे देखो सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एक देखो ये मुस्लिम है ना, तो इसको तो याद करना, देखो 2-4 बार नाम बोलोगे तो याद हो जाएगा। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, याद तो हो जाता है लेकिन लोग भूल जाते हैं। सैयद मोहम्मद सादुल्ला हो गया। फिर अगले सदस्य देखो एन माधव राव, और फिर टीटी कृष्णमाचारी, यहाँ पेच है, एन माधव राव और टीटी कृष्णमाचारी पहले ये सदस्य नहीं थे, जब मूल रूप से प्रारूप समिति का गठन हुआ तब ये सदस्य नहीं थे। पहले कौन था, पहले ये थे बीएल मित्र और डीपी खेतान, लेकिन बीएल मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से बीमार हो गए थे, उसकी वजह से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था प्रारूप समिति से, इसीलिए इनके स्थान पर कौन आया, एन माधव राव है, इनकी जगह ली थी इन्होंने, ठीक। और डीपी खेतान के साथ क्या हुआ था कि 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनकी जगह पर टीटी कृष्णमाचारी आए, है ना, टीटी कृष्णमाचारी, ये तो ये हो गए। चलो एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूँ, अम्बेडकर, अयंगर, अय्यर, ठीक, के एम मुंशी, सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव किसकी जगह पे आए थे, बीएल मित्र की जगह पे, टीटी कृष्णमाचारी किसकी जगह पे आए थे, डीपी खेतान, इनकी मृत्यु कब हो गई थी, 1948 में, इसीलिए ये प्रारूप समिति अलग से मैंने बता दी आपको। यहाँ कुछ छोटी समितियां हैं जो प्रमुख हैं मेरे हिसाब से, जो पूछी जा सकती हैं। तदर्थ झंडा समिति को पूछा है, ठीक, तो तदर्थ झंडा समिति के लिए इसीलिए मैंने इसको थोड़ा डीप में बता दिया। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद है तदर्थ झंडा समिति के, है ना। और 2 सदस्य मैं आपको यहीं से याद करवा देता हूँ, देखो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष है ना, और के एम मुंशी, ये दोनों सदस्य तदर्थ झंडा समिति के सदस्य हैं, देखो के एम मुंशी और बी आर अम्बेडकर, है ना। और इसके अलावा अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, देखो महिला भी है, और सी राजगोपालाचारी, ये तदर्थ झंडा समिति के अन्य सदस्य हैं अध्यक्ष के अलावा। अध्यक्ष कौन है, राजेंद्र प्रसाद, ये बता दिया। इसके अलावा छोटी समितियों में एक सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, ये याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति कौन के अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष एस वरदाचारी, ये पता तुम्हें, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, है ना, ये सभा के सदस्य नहीं थे एस वरदाचारी, फिर भी अध्यक्ष थे सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति के। फिर अगला देखो प्रेस दीर्घा समिति, ये भी छोटी समिति थी। प्रेस दीर्घा समिति के लिए याद रखना इसके अध्यक्ष कौन थे, उषानाथ सेन, उषानाथ सेन, ठीक। तो तुम्हें मैंने सब कुछ बता दिया समितियों के अंतर्गत, जहां जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इससे बाहर से नहीं पूछेगा, ठीक है भाई, याद रखना। सोच रहा हूं कि कुछ फैक्ट है उसको मैं लिख करके एक बार पढ़ देता हूँ, समझ रहे हैं, वो चीजें मुझे खुद भी नहीं याद है, लेकिन फिर भी मैं, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट लगी इसलिए मैं उसको लिखवा देता हूँ। चलो इसको मिटाता हूँ, फिर देखते हैं। चलो पहले लिख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। आइए देखिए, कुछ तथ्य हैं संविधान सभा से और संविधान से संबंधित, ठीक है। पहला लाइन पढ़ रहा हूँ, देखिए, संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। इसे प्रतीक के रूप में अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, क्योंकि बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं ना, संविधान का निर्माण करने जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो प्रतीक होना चाहिए ना, तो हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया था। आज देखिए कि जब ग्लोबल लेवल पे जब बड़े बड़े खेलों का आयोजन होता है तो वहां पर भी प्रतीक के रूप में कुछ ना कुछ रखा जाता है। आगे देखिए, HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया, है ना, सचिव, सचिव नियुक्त किया गया था। अगला देखिए, LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार, मुख्य प्रारूपकार मतलब चीफ ड्राफ्टमैन, है ना, नियुक्त किया गया था। अगला देखिएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक जिन्होंने लिखा था अपने हाथों से संविधान को, सोचो, कैलीग्राफर थे, मतलब सुलेखक मतलब कैलीग्राफर थे। किस शैली में लिखा गया था अपना संविधान, मूल संविधान इंग्लिश में इटैलिक शैली में लिखा गया था। किसने लिखा था, यही प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगला देखिएगा, मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट, है ना, काफी आप देखोगे ना मूल प्रतिलिपि को संविधान के, कुछ कुछ पेजेस आपको नेट पे देखने को मिल जाएगा, जरा सर्च करके देखना, बहुत अच्छे तरीके, बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। राइटिंग तो देखोगे तो जैसा लगेगा कि मान लो प्रिंटर से प्रिंट किया गया है।
सजावट किसने किया था? शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था, जिसमें नंदलाल बोस तथा बिहुअर बिहुअर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे, है ना, शांति निकेतन के कलाकारों में। ठीक, तो संविधान सभा हमने पढ़ा, है ना, संविधान निर्माण प्रक्रिया हमने पढ़ा, फिर संविधान सभा की कुछ समितियां हमने पढ़ा। ठीक, बड़ी समितियां, 8 बड़ी समितियां जैसे मैंने बताया था ना, फिर छोटी समितियां कुछ थी, प्रारूप समिति का अलग से अध्ययन किया, है ना, 7 सदस्य थी ना प्रारूप समिति। फिर आवश्यक तथ्यों पर बात कर लिया। अब ये कंप्लीट हो गया। अब आगे का चैप्टर क्या पढ़ेंगे? अब आगे का चैप्टर होगा आपके लिए कुछ मूलभूत बातें, है ना, आगे की चीजों को पढ़ने के लिए, आगे की चीजों को पढ़ने के लिए वो मूलभूत बातें बहुत आवश्यक होंगी। समझ रहे हैं? अब आपको मजा आना स्टार्ट होगा वास्तव में। चलिए, तब यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूँ, और प्लीज आप लोग भी मतलब मुझे सपोर्ट करो यार, है ना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन आए और आपको बहुत अच्छे ढंग से आपको मैं ये प्रेजेंट कर सकूं। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि इतनी अच्छी चीजें आपको दी जाए, समझ रहे हैं, कि फिर इसके बाद प्रीलिम्स के लिए कुछ पढ़ना ना पड़े, प्रीलिम्स के लिए कुछ भी ना पढ़ना पड़े। जैसे ये होता है ना, लोग कहते हैं पढ़ा करके बोलते हैं कि यार एक काम करो, इसके बाद ये पुस्तक पढ़ लेना, है ना, फलानी पुस्तक पढ़ लेना, ये नोट्स पढ़ लेना, ये वो कुछ नहीं पढ़ना है। मेरे नोट्स को पढ़िए और कुछ मत पढ़िए, खाली अगर पढ़ना है तो जाके क्वेश्चन सॉल्व करिए, बात खत्म। प्रीवियस ईयर, और वो उसमें भी मैं बोलूंगा, आपको सीमित कर दूंगा, प्रीवियस ईयर ही सॉल्व करिए बस, उसके अलावा कुछ मत सॉल्व करिए, मैं यही बोलूंगा बस आपसे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।